Hello students, this video is for class 8 science, and in this video we are going to solve and do the exercise of chapter 14, and this is the part 3 of the exercise. So let's begin. So today we will solve the short answer questions as well as the long answer questions of this chapter. Okay, हमने previous video में question number 1 and then 2 and then 3, ठीक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में. तो आज हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोस्कोप, हाउ इज़ इट यूज्ड. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्कोप इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ मटेरियल ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज है या कि नहीं, वो चार्ज है या नहीं, उस पर कोई चार्ज है या नहीं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग, मेजरिंग एंड फाइंडिंग द नेचर ऑफ अ चार्ज. और इसके साथ साथ ही हम चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना है और कैसा है, ये भी हम मेज़र कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. एन इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज जार. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप में एक लार्ज जार होता है, उसमें एक मेटल रॉड होती है और मेटल रॉड इज फिटेड इनटू द माउथ ऑफ द जार विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क. एट द लोअर एंड ऑफ द मेटल रॉड अ पेयर ऑफ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड और एल्यूमिनियम इज सस्पेंडेड. और उसके जो लोअर एंड पे, उस रॉड के लोअर एंड पर जो है वो थिन लीव्स हैंग की जाती हैं, या तो वो गोल्ड की बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है. इफ़ द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज और ओपन अप व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टच द बॉडी इज चार्ज. अगर आप क्या करते हो, किसी बॉडी को उस इलेक्ट्रोस्कोप पे टच करते हो और वो लीव्स डाइवर्ज हो जाती है, तो उसका मतलब कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है. ठीक है. द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस और ओपनिंग अप ऑफ द लीव्स इज़ अ मेजर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी. ये जो लीव्स का डाइवर्जेंस है और उसकी जो ओपनिंग अप है, यही आपको बताती है कि कोई बॉडी या का ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर नहीं है. अ बॉडी विथ हायर चार्ज विल कॉज ग्रेटर ओपनिंग ऑफ द लीव्स. जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ये लीव्स जो होंगी एक दूसरे से उतनी दूर जाएंगी. देखिए ये इलेक्ट्रोस्कोप है, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है. और जब भी आप, और इसमें देखिए एक जार है और एक कंडक्टर रॉड फिट किया गया है, और उस रॉड का जो लोअर एंड है उसमें 2 लीव्स हैंग की हुई हैं. वो भी मेटल की होंगी, कंडक्टर होगी, चाहे एल्यूमिनियम की चाहे गोल्ड की होगी. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप इस रॉड के आउटसाइडर एंड पर टच करते हो, तो क्या होगा, देखिए ये जो लीव्स हैं एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे. ठीक है. तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है. और ये जो लीव्स हैं एक दूसरे से जितनी दूर जाएंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज जो है वो उतना ज़्यादा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे आता है. तो आपको पता है कि द टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मेकअप द अर्थ क्रस्ट आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, है ना. जो अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, वो कई सारे पीसेज में डिवाइडेड है और उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. और आपको पता है कि दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है. एज द एजेस ऑफ दीज प्लेट्स स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन फॉल्ट जोन्स, फ्रिक्शन कैन स्लो देम डाउन. जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टच में आते हैं ना, कांटेक्ट में, तो वहाँ पर एक दूसरे से फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, लीडिंग टू द बिल्डअप ऑफ प्रेशर ओवर लॉन्ग पीरियड. एक दूसरे में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, और प्रेशर बिल्डअप होता है क्योंकि मूव तो कर ही रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं. और जब ये फोर्स फाइनली ओवरकम होता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, तो फिर वो सडनली प्रेशर रिलीज़ होता है ना, और उस प्रेशर से सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं. एंड उसी सिस्मिक वेव की अकरेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं. हमारी अर्थ वाइब्रेट करने लगती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. Now the next question is describe the damage caused by earthquake. The following are the effects of an earthquake. क्या क्या earthquake से डैमेज हो सकता है. देखिए, it may cause buildings to collapse, injuring and killing people. इससे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोगों को चोट लगता है, लोग मर भी जाते हैं. It can lead to floods and landslides.
ठीक है। इससे बाढ़ भी आती है, लैंडस्लाइड भी होता है, इससे लोगों को और अदर ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। इट कैन डिस्ट्रॉय रोड, रेलवे, ब्रिजेस एंड कम्युनिकेशन लाइंस बाय क्रिएटिंग क्रैक्स इन द ग्राउंड। से रोड्स में क्रैक आ जाती हैं, रेलवे, ब्रिजेस और ये सारी चीज़ें ज़मीन में क्रैक आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इट मे कॉज फायर एंड किल पीपल, और आग भी लग सकती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। Now question number 7. Explain how lightning conductor protects a building from getting struck by lightning. आप जानते हैं लाइटनिंग कंडक्टर एक सेफ्टी डिवाइस है जो बिल्डिंग्स को और टॉल ऑब्जेक्ट्स को लाइटनिंग के डैमेज से बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक बाय प्रोवाइडिंग एन ईजियर पाथ फॉर द करेंट टू फ्लो टू द अर्थ रैदर दैन थ्रू द बिल्डिंग. The charge is carried to the earth by the lightning conductor, so it will not accumulate on the building. This keeps the building secure from lightning strike. जब भी कोई चार्ज्ड क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा होता है ना, तो उसमें से चार्ज जो होते हैं वो बिल्डिंग के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर रश करने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर कंडक्टिंग लाइटनिंग कंडक्टर नहीं होगा ना, तो सारे चार्जेस इस बिल्डिंग पे ही आएंगे और एक्यूमुलेट होंगे और फिर उससे एनर्जी रिलीज़ होगी और नुकसान होगा। लेकिन जब आप लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हो तो लाइटनिंग कंडक्टर रास्ता देता है, इट गिव्स द वे टू द चार्जेस टू गो ईजली इन द अर्थ। ठीक है, तो इस क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के थ्रू आसानी से जो चार्जेस होते हैं वो अर्थ में चले जाते हैं और आपका जो बिल्डिंग है और वो जो भी टॉल ऑब्जेक्ट है वो लाइटनिंग से बच जाता है। Now the next question is, the strip of an electroscope diverges when a charged body is brought in contact with the metal clip. Now the clip is touched gently by our hand. What will happen to the strips? Explain. ठीक है, जब आप देखिए ये इलेक्ट्रोस्कोप है, जब आप इलेक्ट्रोस्कोप को किसी चार्ज बॉडी से टच करते हो ना, तो ये जो इसकी लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, है ना, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, उनमें रिपल्शन हो जाता है। लेकिन अगर इसके बाद आप अपने हाथ से इसको टच कर देते हो तो फिर से ये जो लीव्स हैं वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने किसी चार्ज बॉडी से इसको टच किया तो ये जो दोनों लीव्स हैं चार्ज हो गई, इस पे चार्जेस आ गए, है ना, और ये चार्जेस की वजह से क्योंकि दोनों ही लीव्स पर सिमिलर चार्जेस आते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपेल हो जाती है ना, रिपल्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन जब आप अपने हैंड से इसको टच करते हो तो व्हाट विल यू डू? यू गिव द वे टू द चार्ज टू मूव आउट, है ना, तो ये चार्जेस आपके हाथ के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाता है, तो चार्ज जब यहाँ से हट जाता है तो लीव्स फिर से डिस्चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे द चार्ज दैट वाज इन द इलेक्ट्रोस्कोप स्ट्रिप्स विल गेट डिस्चार्ज्ड थ्रू आवर हैंड एंड द स्ट्रिप्स विल कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। आप उसको टच करके डिस्चार्ज कर देते हो, चार्जेस वहाँ से हट जाते हैं, आपकी बॉडी में आ जाते हैं। Now the next type of question will solve long answer questions. The first question is define the following terms. ठीक है, कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं। तो पहला टर्म है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? यह आपने टर्म पढ़ा होगा अर्थक्वेक में। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, उसको फोकस कहते हैं, और उस फोकस के वर्टिकल आप ऊपर जाएंगे तो अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकस। द फोकस इज़ द प्लेस इनसाइड अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। देखिए अभी यहाँ पे हमने देखा था फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इस पिक्चर में दिस इज़ द फोकस। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज़ द पावर ऑफ अर्थक्वेक एंड इट इज़ मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। कोई अर्थक्वेक कितना इंटेंसिटी वाला है, उसकी इंटेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है? द स्केल टू मेजर द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल वो स्केल है जिसमें हम अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द रिएक्टर स्केल। 1 से 9 तक इसमें नंबरिंग होती है और ये नंबरिंग आपको बताती है कि कोई अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 0 to
2 है रीडिंग रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की, तो यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आया है। नॉट फेल्ट बाय पीपल। लेकिन अगर 2 से 3 है तो फेल्ट लिटिल बाय पीपल, तो कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा फील होगा। 3 to 4 में क्या होगा, सीलिंग स्लाइड स्विंग, जो आपके छत पे जो चीज़ें होंगी वो हिलेंगी दिखेंगी। 4 और 5 में वॉल्स क्रैक, दीवारों में दरार आ जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। 5 और 6 में फर्नीचर मूव्स। 6 and 7 तक सम बिल्डिंग्स कोलैप, फिर बिल्डिंग गिरने लगेगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया है। 7 to 8 मेनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड। एंड 8 and up 8 या उससे ज़्यादा टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड रोड, फिर बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन होता है। Now the next second question is what should you do during an earthquake? अच्छा, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड स्टे एट अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। हमें ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जो क्लियर हो, जो बिल्डिंग, ट्रीज और ओवरहेड पावर लाइन से दूर हो, और वहाँ पर हमें बैठ जाना चाहिए, अपने आप को सिक्योर करके बैठ जाना चाहिए क्लियर स्पॉट में, जहाँ तक हो सके जाने की कोशिश करना चाहिए। इफ़ वी आर इन अ कार और बस वी शुड नॉट कम आउट ऑफ इट। अगर आप गाड़ी में हैं तो बाहर मत आइए, कार और बस को स्लो कर लीजिए, किसी क्लियर स्पॉट पे उसको रोक दीजिए, बिल्डिंग, ट्री और ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से दूर अपनी गाड़ी को खड़ा करिए। वी शुड नॉट रन आउटसाइड ब्लाइंडली, मतलब कि बिल्कुल बिना देखे अंधाधुन हमें बाहर नहीं भागना चाहिए, अदरवाइज़ हम लड़ भिड़ कर खुद ही अपने आप को डैमेज कर लेंगे, नुकसान पहुंचा लेंगे। वी शुड नॉट रश टू द रूफ ऑफ द हाउस, छत पर नहीं जाना चाहिए। एंड वी शुड नेवर एंटर अ क्रैक्ड और पार्शली डैमेज्ड हाउस, और किसी ऐसे घर में नहीं हमें शेल्टर लेना चाहिए जो पहले से ही टूटी फूटी है, डैमेज्ड है ना, क्योंकि वो थोड़े से ही वाइब्रेशन में वो गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। डिफाइन अर्थिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अर्थिंग क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अर्थिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थिंग का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर अ फॉल्ट करेंट टू फ्लो टू द अर्थ। इसमें हम करंट को, चार्जेस को पाथ प्रोवाइड करते हैं, रास्ता देते हैं ताकि वो अर्थ में आराम से चला जाए। इट ऑल्सो कॉजेज द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट दैट हैज़ द फॉल्ट। So that's all for this video. This was the last question of this video. Thank you. Have a nice day.